आ गए भाई, मेहनती लोग हैं ये। आ गए भाई लोग आ गए। लाओ लाओ, डिस्कशन करने दो जल्दी से। लाओ कोई रेस दो एक। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो, 4 तो दिया ही नहीं था आई थिंक। 4 तो दिया ही नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार मार्क करो। स्टार मार्क करो 5 को। ठीक, अभी एक बार ये ऑनलाइन में ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं लोग, है ना। तब तक इनको ज्वाइन करने दो तब, क्योंकि 5 और 6 थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो 5 और 6 थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जब तक मैं आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, पैराग्राफ में आते हैं 8 to 10। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन पूछने का इनका एक नया अंदाज है। जैसे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, एक एम मास है और यहाँ पर एक एम मास आया और उसको वी वेलोसिटी से फेंका। कितनी वेलोसिटी से? वी से। तो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, क्या निकाल सकते हो? लेकिन एक्चुअली ये वेलोसिटी आज तुमने नहीं दी है। इस ब्लॉक को चट्टान के ऊपर से छोड़ा गया है, ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे आया है। एच हाइट से अगर नीचे पहुंचेगा तो जब ये जस्ट इसके ऊपर लैंड करेगा उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी? √2gh। क्या होगी या नहीं होगी? ये बात तो सभी को समझ आ गई होगी। एट एट्थ में पूछा कॉमन वेलोसिटी। आपको समझ आ रहा होगा वो कॉमन वेलोसिटी वही होगी जो सेंटर ऑफ मास की होगी। क्या सभी ने निकाल लिया है? मैं भी निकाल देता हूं, लिख देता हूं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी m इंटू √2gh अपॉन m प्लस कैपिटल M। क्या हो गया सॉल्व? बी पार्ट में पूछा है टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। टोटल वर्क डन का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपली हम कह सकते हैं, देखो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब 2gh। अगर फाइनल लिखोगे फाइनल, तो फाइनली ये दोनों एक साथ इस वेलोसिटी से चल रहे हैं ना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखते समय वी केयरफुल, दिस इज द टोटल मास। क्या सहमत हो? इंटू वीसीएम का स्क्वायर, इंटू वीसीएम का स्क्वायर। क्या यहां से फाइनल आ जाएगी? फाइनल आगे, इनिशियल पता है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन सिंपली क्या हो जाएगा? चेंज। फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दो? माइनस कर दो। ये तो हो गया होगा यार। 8th और 9th क्या सभी लोगों से हो गया क्या? 10th कितने लोगों से हुआ? ओके ग्रेट। 10th में पूछा डिस्टेंस मूव्ड बाय द डिस्क विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक बिफोर दे स्टार्ट्स मूविंग टुगेदर। देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये इसके रिलेटिव कितना आ गया है? एल। तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द होल सिस्टम, जरा याद करो, जब ये आगे चल रहा होगा फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? mg। तो मैं कह सकता हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द होल सिस्टम होगा म्यू mg इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, एंड द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? एल। पूछा क्या है? एल। क्या पूछा है? एल। एक बात बताओ, ये जो वर्क डन है क्या ये निकाल चुके हो? निकाला तो अभी 9th में। इसको सीधे सीधे किसके बराबर कर दो जो तुमने 9th में आंसर निकाला है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर कर दोगे, एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। मतलब जो आपका 9th पार्ट में आंसर आया है उसको सिंपली किससे डिवाइड करना है? म्यू mg से। पूरा काम तुम कर चुके हो, ये मैंने पहले भी बताया, ये बात होना चाहिए था भाई। नहीं आया अभी भी समझ? क्या क्लियर है भाई? आगे बढ़े। एक मिनट एक मिनट, ये मैंने चैट वो करना भूल गया, ये आपस में मौज ले रहे हैं। चलो ठीक है, अब आते हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने डिस्कस किया था अभी कुछ दिन पहले, ओवन में आया था। कहां पे आया था? ओवन में। क्या याद आ रहा है? लेकिन मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन आज करा देंगे। ठीक है, क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है? ओके, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा कहीं ना कहीं।
मान लेते हैं वो सेंटर ऑफ मास इधर होगा, मैं सेंटर ऑफ मास को इधर कहीं बना देता हूँ, ठीक है, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ उसका मोशन। ठीक, इनिशियली इसको रेस्ट से रिलीज किया है, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, तो मैं कह सकता हूँ इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी, 0। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार टेस्ट में भी पूछा गया है। इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी, 0। अब एक बात बताना मुझे, ये जब ऐसे नीचे जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा या नहीं करेगा, करेगा, लेकिन शर्त है सिर्फ y या x, y में करेगा, क्या x में नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि x में एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। क्या इस बात से सभी लोग सहमत हैं, पक्का मेरे भाई। तो जरा ध्यान से देखना, मैं ये सेंटर ऑफ मास किसका है, a का है b का है, a प्लस b का है, तो जब ये a से q आ रहा होगा, मतलब यहां से a चल के पॉइंट q तक आ रहा होगा, तो मैं कहूंगा सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा होगा। कहां जा रहा होगा, नीचे। ये मैं सेंटर ऑफ मास के मोशन का पाथ बना रहा हूं ऐसे। लेकिन जैसे ये q से ऊपर जाना शुरू होगा, तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, जब वो ब्लॉक ऊपर जाना शुरू होगा तो सेंटर ऑफ मास कहां जाने लग जाएगा, क्या ये ऊपर जाने लग जाएगा भाई। पहले ये बताओ, क्या ये बात समझ आई या नहीं आई, नीचे आया फिर ऊपर गया। एक बात बताओ, इस पॉइंट पे स्पीड 0 है, अरे है या नहीं है, जहां पे टर्न ले रहा है वहां पे क्या 0 होगा, स्पीड या एक्सेलरेशन, जहां पे भी टर्न लेता है वहां पे क्या 0 होगा, क्या यहाँ भी सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी, 0, और फिर दोबारा से यहाँ पहुंचेगा तब भी क्या होगी, 0। इतना समझ आ गया। एक बात बताना, ये रेस्ट पे था, सेंटर ऑफ मास, सिर्फ फोकस करो किस पे, सेंटर ऑफ मास पे, उसी पे कमेंट। यहाँ किस पे था, यहाँ भी किस पर है, रेस्ट पर है। उस दिन कहानी सुनाई थी तुम्हें, कौन सी वाली, संकल्प से साफल्य गए, क्या याद आ रही है, मैंने कहा यहाँ पर हो, यहां से यहाँ जाना है, मैंने कहा तुम्हारी यहाँ भी स्पीड 0 है और यहाँ भी स्पीड क्या है, 0। तुम्हें अगर अभी चलना शुरू करना है तो तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए या नहीं चाहिए, पक्का, कहां चाहिए, आगे की तरफ। अबे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दोगे। तुम कह आगे क्यों, अरे भाई आगे जाना है तो वेलोसिटी कहां चाहिए, आगे, तो हमने आगे चलना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, शर्त ये भी है कि सिर्फ चलते नहीं चले जाना, पता चले साफल्य पहुंचे ब्रेक लगाना भूल गए, बगल में नाला तो नाले में कूद गए, जब साफल्य पहुंचे तो ब्रेक लगाने कि नहीं लगाने, क्योंकि शर्त यह है कि यहां भी रेस्ट पे हो यहां भी रेस्ट पे हो, तो जैसे तुम ब्रेक लगाओगे तो क्या होने वाला है, क्या रिटार्ड करेगा। तो अभी एक्सेलरेशन इधर था, बीच में एकदम से एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब पहले एक्सेलरेट करेगा फिर रिटार्ड करेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या ये हमेशा यहीं रह गया, क्या नहीं, वापस लौट रहा है, वापस लौट रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पीछे जा रहा है तो अभी एक्सेलरेशन कहां होगा, जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ तो होगा, कहां जा रहा है, पीछे, तो अभी एक्सेलरेशन इधर होगा। लेकिन इसकी स्पीड तो बढ़ती जाएगी, बढ़ानी है, दोबारा से रेस्ट पे लाना है, रेस्ट पे लाना है, तो फिर से बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जा तो ये आगे रहा होगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन आगे होगा या पीछे होगा, देख लो आराम से। अभी तक बताओ किसी को कुछ समझ में आया क्या, ये एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहा है, ये बात समझ आ रही है, यहां से यहां तक, क्या बीच में एक बार एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि यहां भी वेलोसिटी 0 और क्योंकि अगर चेंज नहीं किया, अगर चेंज नहीं किया तो फिर वेलोसिटी 0 हो नहीं पाएगी, कौन ब्रेक लगाएगा, कौन रिटार्ड करेगा, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ानी है घटानी भी है, घटानी भी है। चलो क्लियर है भाई। तो हम ये कह सकते हैं जब वो यहां से स्टार्ट हुआ, अब आते हैं ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट ए, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए एंड बी इज 0 इनिशियली। इस पॉइंट पे जब वो स्टार्ट हुआ है, क्या उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्या 0 है, वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन भी 0 हो जाता और वेलोसिटी पहले से ही 0 थी तो वो मूव ही नहीं करता, वो मूव ही नहीं करता। नहीं आई बात समझ, आगे बढ़ते हैं। When A reaches the Q, acceleration of center of mass of A and B is 0. इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 है या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, क्या क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल फोर्स ऑफ अ सरफेस below is greater than the combined weight of A and B when A reaches at the point Q. एक बात बताओ, जब वो पॉइंट Q पे पहुंचा, कहां पे पहुंचा, पॉइंट Q पे पहुंचा, इफ आई विल आस्क यू कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कहां है, ऊपर की तरफ है, कहां है, ऊपर की तरफ, क्या ये समझ में आ रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है
तो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर वाला ज्यादा होगा और नीचे वाला कम होगा। ऊपर कौन लगा रहा है फोर्स? कौन सा वाला? जो ग्राउंड से लग रहा है। अरे ऊपर लग रहा है, और नीचे कौन लग रहा है? तो जे ज्यादा है या जे ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन अभी तुम्हारा कहां पे आया? ऊपर की तरफ, तभी तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा। इस पॉइंट पे नहीं आया ये बात? आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। बोल, कुछ पूछना है क्या? ये कहानी क्या सुनी नहीं थी? ये कौन सा, ये नॉर्मल और ये ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल इंटरनल है? नहीं, ग्राउंड से लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स है बेटा वो इंटरनल है। बताओ हाँ या ना में जवाब तो दो। नहीं है ना, तो एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ नीचे लग रहा है, नीचे ऊपर दोनों तरफ लग रहा है। नीचे कौन लगा रहा है? ऊपर कौन लगा रहा है? ये। ठीक है, इसलिए बोलता हूं मैं जब बोल रहा होता हूं तो एक कहानी तुम्हारे दिमाग में चल रही होती है, बैक ऑफ द माइंड। ऑब्वियस सी बात है, सबके चलनी चाहिए, भगवान ने हर किसी को दिमाग दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब मैं अपनी बात बोल रहा होता हूं तो मेरी बातों को ना सुन करके हम अपनी कहानी में मंत्रमुग्ध रहते हैं। और जबकि ये बात मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। ठीक है, अगर अच्छी फिजिक्स सीखनी है तो फिजिक्स पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, एक तरीका और होता है फॉर्मूला बेस्ड। कौन सा तरीका होता है? फॉर्मूला बेस्ड। वो बहुत आसान तरीका होता है। ठीक है, उस फॉर्मूला, उसमें क्या होता है, काम काम की बातें बताओ सीधे, काम काम की फॉर्मूले बता दो, इस फॉर्मूले से जे सवाल होगा, इस फॉर्मूले से जे सवाल होगा। वो भी बढ़िया तरीका होता है। उस तरीके से आप मेंस लेवल के लगभग 80% सवाल, कितने, 80% सवाल आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट जाने, बिना कहानी समझे सब कुछ हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा आपका मेंस। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एडवांस में टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट हूं, तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना होगा, और डिफरेंस फॉर्मूले याद करने से तो क्रिएट होने वाला है नहीं, क्योंकि एडवांस में अगर सवाल पूछा जाएगा तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा जाए, इसकी संभावना क्या है, बहुत कम है। अगर हमें एडवांस लेवल पे जाना है और बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होना है, अगर हम बहुत टॉप आईआईटीज में अच्छी ब्रांच तक पहुंचना चाहते हैं, तो फिर हमें ये सब करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं है करने का, सीधे फॉर्मूले बता दूंगा। क्या बता दूंगा? फॉर्मूले। उससे चीजें बहुत आसान हो जाती है, उससे चीजें क्या हो जाती है, आसान। तुम्हें भी आसान होगा, मुझे भी आसान हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ ध्यान से एक एक बात को सुना करो। क्या किया करो? सुना करो। कोई भी डिस्कशन चल रहा है, हर बात अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ू भाई। ठीक है, acceleration of B is maximum when A reaches the Q. B का acceleration, एक बात बताओ, B को एक्सेलरेट कर कौन रहा है? किसका नॉर्मल? A का। जब वो यहां पे पहुंचेगा तो A B पे नॉर्मल कहां लगाएगा? नीचे। और एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसका एक्सेलरेशन जल्दी से बताओ इस समय क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। सिर्फ बैच की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? बैच की। जब ये ब्लॉक यहां से यहां मूव कर रहा है, जब ये ब्लॉक यहां से यहां मूव कर रहा है, तो इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा था जिससे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। जब वो यहां से यहां मूव करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन जैसे वो यहां से यहां मूव करेगा इसकी स्पीड घटेगी। क्या ये बात समझ आ रही है? देख लो आराम से, पढ़ लो सारे ऑप्शंस को। आगे बढ़े भाई। ये कौन सा क्वेश्चन था? 5। घर जाकर के दोबारा से इस क्वेश्चन को वक्त दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली। अगर समय देंगे 4 से 5 मिनट का, तो इसमें बहुत सारी चीजें निकल करके तुम्हारे सामने आएंगी। ठीक है, मैंने जो बताया वही नहीं, बहुत सारी। मुझे तो सब कुछ दिख रहा है, मुझे तो इसमें सब कुछ दिख रहा है। मेरे तो बॉडी के अंदर जो ब्लड है ना, उसमें सब कुछ फ्लो कर रहा है। मेरा तो जीवन इसी में निकल गया है, तो मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है। क्योंकि मैं तो क्या बोलते हैं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ा नहीं रहा। मैं तो जब आईआईटी में था तो वहां पर मेरी ब्रांच मैकेनिकल थी। क्या थी? मैकेनिकल। तो मैकेनिकल इज मैकेनिक्स, तो मेरा जीवन ही निकला है मैकेनिक्स में। और मैकेनिक्स में वो भी मैंने कार डिजाइन वगैरह उस वाले फील्ड में रहता था। तो तुम सोचो डिजाइनिंग ऑफ कार में तो कितने हाई लेवल की फिजिक्स लगती होगी, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ये तो क्या है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। वहां तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, रोलिंग ऑफ सेंटर, ये वो, फ्रिक्शन, बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो मैं तो उस लेवल की फिजिक्स देख करके आया हूं, तो मुझे तो सब दिखता है। मतलब मैं तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, तो मुझे सब कुछ विजुअलाइज होने लग जाता है, क्योंकि मेरे को 10 साल इसी में हो गए। लेकिन तुम्हें अगर उसी लेवल को अचीव करना है कि सर तुम्हें भी सब कुछ दिख जाए, एक बार में नहीं दिखेगा। पहले मुझे भी नहीं दिखता था जब मैं तैयारी करता था। लेकिन वही है, अगर पॉजिटिवली हम चीजों को सीखें, क्या करें, सीखें,
घर जाकर के उन चीजों को वक्त दें, खुद से समय दें, हर पॉसिबिलिटी को चेक करें, तो डेफिनेटली हम भी सीख सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, इंसान सीखते हुए पैदा थोड़ा ना होता है। ऐसा थोड़ा ना था कि जब आए थे तब फिजिक्स सीख करके आए थे। कोशिश की, सीखते रहे, आज भी सीख रहे हैं, आगे भी सीखते रहेंगे। तो डेफिनेटली परफेक्शन की कोई लिमिट तो होती नहीं है, परफेक्शन की कोई लिमिट होती नहीं, जितना सीख लो कम है। तो अगर तुम अपनी फिजिक्स अच्छा करना चाहते हो तो वो तुम ही कर सकते हो, तुम ही जिम्मेदार हो, और कोई जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए तुम्हें घर जाकर के आपको अपना वक्त देना होगा, उन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना होगा जो तुमसे पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए थे। क्या ये बात क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये कौन सा क्वेश्चन था? 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। 6 कितने लोगों से हुआ? ओके, एक्चुअली में इंटरेस्टिंग बात यह है, ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। एक बात समझने की कोशिश करना, जब ये ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा होगा ना, तो उस समय वेज मूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो मूव कराना चाहेगा इसको पीछे, लेकिन पीछे कौन है इसके? वॉल है। तो वॉल इस पे फोर्स लगाता रहेगा, तो मूव नहीं करने देगा। तो जब वो यहां से यहां तक आया तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो आर डिस्टेंस चल के आया, कितना चल के आया बेटा? आर। कितना चल के आया? आर। तो यहां पे जैसे ही पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 2gh। h की वैल्यू कितनी है? आर। ठीक है, यहां तक। अब आगे की कहानी शुरू होती है। क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ वेज। याद करो, ऐसा क्वेश्चन मैंने भी कराया है तुम्हें। मैंने ब्लॉक को नीचे से वेज पे फेंका था, वो ऊपर गया था, फिर वापस लौट के नीचे आया था। क्या याद आ रहा है? वहां पे मैंने आपको ये बात बताई थी कि वेज की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब वो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा या वापस लौट के नीचे आएगा? क्या हुआ? आयुष कुमार, TMP1 सेकंड फ्लोर, बाहर पेरेंट्स आए हुए। ठीक, तो देखना ध्यान से, ये ऐसे ऊपर जाएगा और वापस लौट के नीचे आएगा। बी केयरफुल। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब वापस लौट के नीचे आएगा। लोग कहते हैं सर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जैसे ही ऊपर चढ़ना शुरू किया, क्या इस पर नॉर्मल ऐसे लगाएगा? जब तक ये इस वाली सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा तब तक क्या फोर्स हमेशा आगे लगता रहेगा। तो ये हमेशा क्या करता रहेगा? एक्सेलरेट। तो फाइनली जब वो वापस से लौट के आया तो इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी v1 और इसके पास वेलोसिटी होगी v2। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने तुमसे कहा था घर से करके लाना, तुम करके लाए थे, याद आ रहा है? एक इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, देख के समझ आ रहा है दोनों का मास सेम है। दोनों का मास क्या है? सेम। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि दोनों का मास सेम है। तो v1 और v2 नहीं होंगे इक्वल क्योंकि यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है। इनिशियल मोमेंटम कितना है? m इंटू √2gr। लेकिन आप ये बताओ, मोमेंटम कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के क्या सॉल्व कर सकते हो? पक्का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस में आपने अगर सॉल्व किया हो तो v1 की वैल्यू क्या आ जाती है? 0। और v2 की वैल्यू वही निकल के आती है जो क्या आ रही है? √2gr। जिनने कैलकुलेट किया होगा उनका आ गया होगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन बनाने के बाद आएगा। इसका एक और मेथड है जिसमें देखकर ही तुरंत पता चल जाता है, वो बाद में सीखेंगे। पहले फंडामेंटल सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फंडामेंटल। जब फंडामेंटल सीख जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स अच्छी चीज होती है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सीखना ही अच्छी चीज नहीं होती। उससे क्या होता है पता है? फंडामेंटल गए बाहर में, हर सवाल में लगाते हैं शॉर्ट ट्रिक। और एक बात, शॉर्ट ट्रिक का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि शॉर्ट ट्रिक हर केस में वैलिड नहीं हो, क्योंकि अगर हर केस में वो वैलिड होता तो वो कोई थ्योरम या प्रिंसिपल होता, फिर वो ट्रिक नहीं होता। तो वो सब बताऊंगा तुम्हें ट्रिक्स, लेकिन तब बताऊंगा जब तुम फिजिक्स सीख जाओगे। क्या सीख जाओगे? फिजिक्स। इस रेस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पढ़ते तुरंत टिक हो जाएंगे। मतलब आपको उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ी होगी ना रेस में, वो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कब बताऊंगा? जब तुम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना सीख जाओगे, जब तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना सीख जाओगे, तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा हो रहा है। मतलब जब तुम फिजिक्स सीख जाओगे तब तुम्हें मैं बता दूंगा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई और भी ऑल्टरनेटिव मेथड हो सकता है। क्या क्लियर है भाई? क्या इसके आगे सॉल्व हो जाएगा ये? ठीक है, ये लीजिए, निकालो भाई, नोट्स निकालो। क्या हुआ? ओ हो,
पेपर भी था ना, छोड़ो भी, नोट्स निकालो फटाफट। आपको उसके सॉल्यूशन मिले हुए हैं ना पेपर, अच्छे से एक्सप्लेन है? चलो ठीक है, नहीं नहीं मैं डिस्कस करूंगा, आप बेफिक्र रहें, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसमें शायद एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर शायद 320 आ रहा है, और वो शायद 32 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, नंबर मिल गए, ठीक है ठीक है, मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अभी जिस टॉपिक जिसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाइए, पहले उस टॉपिक को कवर करते हैं। और ड्यूरिंग द लेक्चर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ भी ऐसी बात बताई जाती है, उसको प्लीज नोट किया करो, क्योंकि 10 दिन बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, तुम ही नहीं कोई भी हो, उसे सिर्फ तभी याद रहेगा जब उन्होंने उस चीजों को क्या किया होगा, नोट डाउन किया होगा। अदरवाइज तुम सारी चीजों को भूल जाओगे, और आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एग्जाम 5 या 10 दिन बाद नहीं है, वो लगभग आज से 1.5 साल बाद होगा। और 1.5 साल का इंटरवल बहुत बड़ा होता है। 1.5 साल बाद अगर इसी नोट्स की कॉपी को पलटोगे, तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं आएगा अगर आपने नहीं लिखा है। तो जब डिस्कशन हो रहा होता है, चाहे मैं पढ़ा रहा होता हूँ, अगर कोई भी बात जो आपको लगती है यार ये बहुत बढ़िया बात बताई है, उसे अपनी लैंग्वेज में, अपनी नोट्स कॉपी में जरूर लिखा करें, क्योंकि सिर्फ वही चीजें याद आएंगी जो लिखी हुई हैं। जो नहीं लिखी हैं वो चाहे मैं कितना भी बता लूं, 1.5 साल में तो छोड़ो, 1.5 साल तो बहुत बड़ा इंटरवल है, 15 दिन के अंदर सब कुछ क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये बात मैं बार बार आपको रिमाइंड कराता रहता हूं, लेकिन मैं अभी भी ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये ऑनलाइन इफेक्ट्स हैं। कौन से इफेक्ट्स हैं? ऑनलाइन। ऑनलाइन ने कहीं ना कहीं आपको हैंडीकैप बना दिया है। कैसे? कि सब कुछ मिल जाता है, सॉल्यूशंस मिल गए, नोट्स की बढ़िया हैंड राइटिंग में नोट्स मिल गए, वीडियो सॉल्यूशंस मिल गए, तो अब आपकी ये आदत सी पड़ गई, आप लिखना ही नहीं चाहते हैं। और जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे, खुद से अपने पॉइंट्स नहीं बनाएंगे, कोई मतलब नहीं है। किसी दूसरे की हैंड राइटिंग चाहे कितनी भी सुंदर हो, उसकी लिखी हुई चीजें हमें कभी भी समझ में नहीं आती। मुझे तो नहीं आती भाई। मुझे अगर किसी का सॉल्यूशन लिखा हुआ कोई दिखा देना, ये जो पीडीएफ सॉल्यूशंस जो हैं आपके पास, आज तक मैंने कभी देखे नहीं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आते। मैं उनको जब देखता हूँ तो लगता पता नहीं क्या लिखा हुआ है भाई, ठीक है। सिर्फ वही समझ में आते हैं जो हमने अपनी खुद की हैंड राइटिंग में लिखे हैं, और अपने ही नोट समझ में आते हैं, चाहे राइटिंग कितनी भी गंदी हो, चाहे हमारे अलावा कोई ना समझ पाए कि कहाँ कहाँ पे क्या बिलवा हुआ बनाया है, ठीक है। लेकिन खुद का लिखा हुआ ही समझ आएगा। चाहे तुम नोट्स की, लोग ऐसे बोलते रहते हैं, सर मेरे को नोट्स दे दो, पीडीएफ दे दो, सर मुझे फोटो कॉपी करा लेने दो। कुछ नहीं होता इनसे। तुम्हें अगर लगता है ऐसा कुछ हो जाए, तो यहाँ पर ये जो शॉप्स हैं, बुक्स वगैरह की जो शॉप्स हैं यहाँ पर, जो साफल्या के आसपास हैं, आप वहां चले जाना। आप किसी भी शॉप के पास जाना, वो सागर वागर करके 2-3 नाम है, ठीक है, सागर जेरोक्स वगैरह, ठीक है। आप वहां जाना, आप मेरा नाम ले देना कि मुझे इन सर के नोट्स चाहिए, ठीक है। आपको जिस सब्जेक्ट के चाहिए हो, आपको जिस सब्जेक्ट नहीं, जिस चैप्टर, फिजिक्स के जिस चैप्टर के नोट्स चाहिए हो, आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे बढ़िया, ठीक है। लोग मेरे से मांगते रहते हैं, मैं बता रहा हूँ मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि सर फायदा मिल जाएगा, कुछ नहीं होता। किसी की हम फोटो कॉपी से शुरुआत के 1-2 दिन पढ़ सकते हैं, 1-2 दिन बाद हमारा जो मोटिवेशन है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सिर्फ हम पढ़ते हैं तो सिर्फ अपने नोट से पढ़ते हैं। मुझे याद है कॉलेज में एग्जाम देने से पहले, 1 दिन पहले हम जेरोक्स कराया करते थे और पढ़ा करते थे, ठीक है। एग्जाम से 1 दिन पहले सबसे अमीर आदमी जेरोक्स वाला ही होता था। और क्लास में वैसे भी पूरे बैच में 1 या 2 ही लोग होते थे जो पढ़ते थे, मतलब जो नोट्स बनाते थे। हम लोग तो पीछे बैठा करते थे भाई, है ना। पीछे क्या मतलब, सिंपल सी बात है, हम ही क्या, पूरी क्लास ही ऐसा हुआ करता। वहां ऐसा होता था, बस पहली बेंच भरी होती थी, बीच में सब खाली होती थी, फिर पीछे भरा होता था, है ना। तो वो तो कॉलेज था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और वहां पर पेपर देने होते थे, तो बस इतना करना होता था कि नोट्स पढ़ते थे, और वो भी फोटो कॉपी करा के। और फोटो कॉपी करा के जब पढ़ते थे तो ऐसा होता था, आज पढ़ा, कल लिखा है, छाप दिया, अगले दिन खत्म, पता ही नहीं क्या था, साफ। और कोई अभी पूछ ले, भाई साहब वो क्या था, वो बताओगे? सॉरी फॉर दिस, पास कैसे हो गए? वो बस पढ़ के 1 दिन में, तो ऐसा ही होता है भाई, ठीक है।
चलिए अब मैं यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जैसे अभी तक हमने, आपको याद होगा पिछले 2 लेक्चर्स में इंपल्सिव फोर्सेस, नॉन इंपल्सिव फोर्सेस के बारे में चर्चा करी। इसके बाद आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि किन सिचुएशंस में टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इंपल्सिव या फिर नॉन इंपल्सिव हो सकता है, किन सिचुएशंस में हम मोमेंटम कंजर्व कर पाएंगे, किन सिचुएशंस में हम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे। मतलब आज जो कुछ भी हमने पढ़ा वो कॉन्सेप्चुअली बहुत काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जो शुरू करने जा रहा हूं दैट इज कोलिजन। कोलिजन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे अभी आपने जो टॉपिक पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके आपको बहुत रेयरली 1-2 क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। लेकिन कोलिजन जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, इस टॉपिक के आपको इस शीट में ही नहीं, प्रीवियस ईयर के आप कोई भी बुक उठा करके देख लीजिए, आपको हर बुक में कोलिजन के बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये जो टॉपिक है ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, आगे के मैकेनिक्स के चैप्टर, इसके बाद जब आप 12th में जाएंगे और जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ रहे होंगे, वहां पर भी इस टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान से पढ़िएगा। है बहुत आसान। अब तक जो कुछ भी पढ़ा, क्या तुम्हें टफ लगा? क्या थोड़ा बहुत लगा? क्या? लेकिन अब तक जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, ये उससे भी आसान है। ये उससे भी क्या है? आसान। जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें हमारे लिए टफ नहीं होंगी, क्या होती जाएंगी? आसान होती चली जाएंगी। शुरुआत में थोड़ा सा समय लगेगा डेफिनेशंस वगैरह बताने में, उसके बाद आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ भाई चीजें कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। कोलिजन, अगर कोई बोलता है कि कोलिजन का मतलब क्या है, तो मैं कहता हूं कि कोलिजन एक इवेंट है, एक ऐसा इवेंट जिसमें 2 बॉडीज एक दूसरे के पास में आती है, या फिर हो सकता है एक बॉडी ही पास में आए। मतलब इसमें 2 बॉडीज या 2 से ज्यादा बॉडीज का इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरेक्शन। लेकिन इंटरेक्शन जिस इंटरवल के लिए होता है, वो इंटरवल बहुत ज्यादा होता है, बहुत छोटा होता है। मतलब बहुत स्मॉल टाइम के लिए इंटरेक्शन होता है, लेकिन इंटरेक्शन इतना जबरदस्त होता है कि बहुत हाई मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लगते हैं। क्या लगते हैं? हाई मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लगते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हैं भाई? ऐसा तो होता नहीं है कि कोलिजन होने आया, एक पार्टिकल इधर से आया, एक पार्टिकल इधर से आया और दोनों मिले, और भाई क्या हाल है तेरे, बस बढ़िया, और कहां जाने का मूड है तेरा? क्या ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब वो इवेंट, एक पार्टिकल इधर से आया, एक पार्टिकल इधर से आया, खड़क, तो वो इंटरवल, जिस इंटरवल में ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, वो इंटरवल बहुत छोटा होता है। और जो फोर्स लगा रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो बहुत छोटे मैग्नीट्यूड के होंगे या बहुत हाई मैग्नीट्यूड के? क्या ये बात मानते हो भाई? तो हम ये कह सकते हैं ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें बॉडीज आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और ड्यूरिंग द इंटरेक्शन बहुत हाई मैग्नीट्यूड के फोर्स लगाते हैं, जिसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जा सकता है इंपल्सिव फोर्सेस लगाते हैं। लेकिन वो इंपल्सिव फोर्सेस बहुत लॉन्ग इंटरवल के लिए लगते हैं, फॉर स्मॉल इंटरवल लगते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है भाई? क्या सहमत हो? पक्का? ठीक है, अब देखिएगा, चलिए इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं पहले, फिर आगे बताऊंगा। When a force of a large magnitude, when a force of a large magnitude act for a very small time period, act for a very small time period, between a particles, between a particles, due to this the momentum of, due to this the momentum of at least one of the particle, momentum of at least one of the particle changes, one of the particle changes, then this event is known as, then this event is known as collision. एक दो डेफिनेशन और लिख लीजिए। लाइन ऑफ मोशन, line of motion, it is a line, it is a line
along which it is a line along which particle moves just before and after the collision, just before and after the collision. लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसकी भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा. It is the line along which colliding forces या colliding impulse लिख लो, along which colliding impulse act between the colliding particles. इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. line of impact is along the normal to the surface of two colliding bodies. देखिए ये दो टर्म है जो कि यूज होते हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. लाइन ऑफ मोशन का मतलब होता है पार्टिकल की जो वेलोसिटीज है वो जिस लाइन के अलोंग होती है, मतलब मोशन जिस लाइन के अलोंग हो रहा है उसका मतलब है लाइन ऑफ मोशन. लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब है जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, तो वो फोर्स जिस लाइन के अलोंग लग रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ मोशन. इंटरेस्टिंग बात ये मैं उस दिन भी बता चुका हूं कि अगर दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो जो फोर्सेस लगते हैं वो अलोंग किसके लगते हैं, कॉमन नॉर्मल. जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तो जो फोर्स लगाती हैं वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगाती हैं. बस याद रखना, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा. ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूं यहाँ पे क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन, जिसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ मोशन. एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट. इसके बेसिस पर दो तरीके के क्लासिफिकेशंस होते हैं. एक होता है हेड ऑन कोलिजन और जो दूसरा होता है वो होता है ऑब्लिक कोलिजन. समझने की कोशिश करते हैं. हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है, आमने सामने, सिंपल सा. और अगर फिजिक्स के टर्म्स में बात करें तो फिजिक्स के टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि जब दो बॉडीज मूव कर रही हैं तो उनका लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट एक दूसरे के पैरेलल है. क्या है, पैरेलल. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी इधर जा रही है v1 वेलोसिटी से और सपोज ये वेलोसिटी बॉडी इधर जा रही है v2 से और v1 की वैल्यू v2 से ज्यादा है, कोलिजन तभी होगा, ऑब्वियस सी बात. पीछे वाला आगे वाले से क्या आ रहा हो, तेज आ रहा हो. अब ये अगर टकराएंगे, क्या करेंगे, टकराएंगे. तो मैं अगर उस इवेंट की बात करूं जब इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, उस समय मैं अगर फोटो खींचूं तो कुछ ऐसा दिखा सपोज. तो मैं अगर सबसे पहले पूछूं लाइन ऑफ मोशन बताओ, तो लाइन ऑफ मोशन देखने का तरीका होता है, देखो इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है. लाइन ऑफ मोशन को देखने का तरीका है कि दोनों बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन कर दो, दोनों बॉडीज के सेंटर को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो. ये है आपका लाइन ऑफ मोशन. ये आपका क्या है अभी, लाइन ऑफ मोशन, मतलब इस लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है. क्या ये बात समझ आ रही है भाई? ठीक है. अब जब कोलाइड करेंगे तो अगर मैं इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, नॉर्मल. क्या ये नॉर्मल ऐसे बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉडी इस पे जो फोर्स लगाएगी क्या इस लाइन के अलॉन्ग लगाएगी, और ये बॉडी इस पे जो फोर्स लगाएगी क्या इस लाइन के अलॉन्ग लगाएगी. क्या ये जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है
और ये जो लाइन ऑफ मोशन है ये क्या एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है? तो इस तरीके के कोलिजन्स आमने सामने से इस तरीके से अगर हो रहे हैं तो ऐसे कोलिजन्स को क्या बोला जाता है? हेड ऑन कोलिजन। क्या बोला जाता है? हेड ऑन कोलिजन। और भी देख सकते हो एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये सरफेस फिक्स है, जरूरी थोड़ी ना कि कोलिजन हमेशा मूविंग बॉडी के साथ होगा। एक बॉल को दीवार पे फेंक के मारा, एक बॉल को दीवार पे फेंक करके मारा, क्या वो भी तो एक कोलिजन है ना भाई? तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक बॉल है मान लो एम मास की, यहां नीचे फेंक करके मारा तो ये ऐसे टकराएगी। तो जब ये टकराएगी तो आपको समझ में आ रहा है यही लाइन ऑफ मोशन है और यही इसका क्या है? लाइन ऑफ इंपैक्ट है। क्या आपको इस केस में लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या पैरेलल दिखाई दे रहे हैं? तो ये भी हेड ऑन कोलिजन है, ये भी क्या है? हेड ऑन कोलिजन है। अब आगे बात करते हैं बी पार्ट। सर तो ऑब्लिक कौन सा होगा? मान लो ये बॉडी इधर जा रही है V1 से और ये बॉडी इधर जा रही है V2 से। ठीक है, थोड़ा ऊपर बना देता हूं, इधर जा रही है, अभी ऐसे मूव कर रहा है। इनकी जो वेलोसिटीज हैं क्या वो सेम लाइन के अलोंग है क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन ये है और इस वाले पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन ये है, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। अगर मैं उस इवेंट की बात करूं या उस मोमेंट की बात करूं जब ये दोनों एक बॉडीज के एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, क्या है? एक दूसरे के कांटेक्ट में। जब जनाब कांटेक्ट में आएंगे तो कहानी कुछ ऐसी दिख रही होगी आपको। इसकी वेलोसिटी इधर थी, इसकी वेलोसिटी इधर थी। अगर मैं आपसे कहूं कि लाइन ऑफ इंपैक्ट बता दो, क्या बता दो? लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट का मतलब क्या होगा? कि कॉमन नॉर्मल होगा। अगर कॉमन नॉर्मल है, मान लो सपोज ये दोनों बॉडीज स्पेरिकल शेप की हैं, कैसी है? स्पेरिकल शेप की, तो आपको समझ में आ रहा है क्या कॉमन नॉर्मल क्या दोनों के कॉमन सेंटर से पास होगा या नहीं होगा? तो मैं कह सकता हूं भाई ये वाली जो लाइन बनाई है ना ये है इनकी लाइन ऑफ इंपैक्ट। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब ये वाली बॉडी इससे टकराएगी ना तो इस पे फोर्स इधर लगाएगी। किधर लगाएगी? इधर। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ी है, तो हम ये कह सकते हैं ये इससे टकराएगी तो इस पे फोर्स इधर लगाएगी, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इधर लगाएगा। इसी लाइन के अलग फोर्स लग रहा है, लेकिन बी केयरफुल, जो वेलोसिटीज थी क्या वेलोसिटी इसी लाइन के अलॉन्ग थी क्या? नहीं थी। तो ये कौन सा कोलिजन है? ऑब्लिक कोलिजन। ऐसा कोलिजन है ऑब्लिक कोलिजन में लगभग 80% सवाल तो आपको हेड ऑन के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? हेड ऑन के। बाद में हम पढ़ेंगे ऑब्लिक के बारे में और ऑब्लिक के बचे हुए 20% मिलेंगे। मतलब ऑब्लिक के सवाल रिलेटिवली थोड़े हमें कम मिलेंगे और हेड ऑन के क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, और सर क्या हो सकता है? अभी वही सेम कहानी कि मान लो फिक्स सरफेस से कोलिजन हो रहा है और पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंक के मारा। अब अगर ऐसे फेंक करके मारा तो इसका लाइन ऑफ मोशन तो ये था, लेकिन जब ये टकराएगा तो फोर्स तो इधर लगेगा ना। तो ये वाली जो लाइन देख पा रहे हैं ये परपेंडिकुलर लाइन, क्या ये बात समझ में आ रही है कि फोर्स इसी लाइन के अलोंग लगेगा? तो मैं कह सकता हूं ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जनाब ये आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये आपकी क्या है? लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या समझ में आया? और ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन ये क्या है? लाइन ऑफ मोशन। क्या इस समय लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रहे हैं या किसी एंगल पर है? तो ये कोलिजन भी किसका एग्जांपल है? ऑब्लिक का है। क्या समझ में आया? तो कोलिजन का पहला क्लासिफिकेशन हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइन ऑफ मोशन एंड द लाइन ऑफ इंपैक्ट। इस बेसिस पे कोलिजन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, पहला हेड ऑन कोलिजन और दूसरा ऑब्लिक कोलिजन। क्या सभी लोग सहमत हैं? प्लीज नोट डाउन दिस। थोड़ा फास्ट। सैटरडे नाइट बर्बाद कर दी मैंने तुम्हारी। यहाँ मैंने अपनी बर्बाद कर ली। अरे अभी तो पूरी रात बाकी है मेरे दोस्त।
खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, तुम्हारे आगे। हाँ, तुम्हारे पीछे। हाँ, क्यों हंस रहे थे? तो वो जो बोला वो मुझे बताओ जल्दी से। ये गलत बात है, मतलब शेयरिंग। मैं जब नॉलेज शेयर करता हूँ, क्या अपने मन मन में करता हूँ क्या? या सिर्फ आगे वालों को बताता हूँ कि देख भाई सुन, हेड ऑन कोलिजन पता है क्या होता है? हैं? हैं? बताओ बताओ। नहीं बताओगे तो खड़े रहो। तुम क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे हो? हैं? तुम नोट करोगे? बताने लायक नहीं है क्या? शांत, हाँ बताओ। तुम्हारी आवाज नहीं जाती, तुम्हारी आवाज नहीं जाती वहां पर। अच्छा, तो ऐसे मैं भी बोल दिया करूंगा, अब डाउट पूछते हो तुम, बाहर पूछना नाले के पास। इतनी खास है क्या? अच्छा है। शर्मा कितना रहे हो भाई? ऐसे बढ़ोगे आगे जीवन में, हैं? बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लगता है ज्यादा ही दिल की बात कह दी। क्या छाप लिया क्या? दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इसके बेसिस पर हम कोलिजन्स को डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी, इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन्स उन कोलिजन्स को बोला जाता है जिसमें सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। क्या रहती है? कंजर्व। मतलब ड्यूरिंग द कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी बोल रहा हूं मैं? मैकेनिकल एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। मतलब इलास्टिक कोलिजन जो है, इसमें बोला जा सकता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है इज कंजर्व। एक्चुअली रियल लाइफ में तो ऐसा कोई कोलिजन होता ही नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोलिजन हो और एनर्जी का लॉस ना हो। होगा, बस ये हो सकता है कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा। ये एक तरीके से आइडियल सिचुएशन है आपके लिए। क्या सिचुएशन है? आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, तो सर पढ़ा क्यों? बहुत कुछ ऐसा पढ़ा है। मासलेस रस्सी देखी थी कभी? मासलेस पुली देखी थी कभी? तो ऐसी ऑब्वियस सी बात है, मासलेस स्प्रिंग कभी पढ़ी है क्या? नहीं। तो दूसरा एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा कोलिजन जिसमें मैकेनिकल एनर्जी, टोटल तो लिखना ही नहीं चाहिए, मैकेनिकल बोल दिया, टोटल ही है तो मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व। एक इन इलास्टिक कोलिजन की ही एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसे बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोला जाता है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स वो कोलिजन्स होते हैं जिसमें मैकेनिकल एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा देखा जाता है। क्या देखा जाता है? मैकेनिकल एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा देखा जाता है। सर बताना कोई एग्जांपल। अभी रास्ते में जा रहे थे, उठाई नीचे से गीली मिट्टी। क्या उठाया? गीली मिट्टी। और एकदम से फेंक करके मारा दीवार में। किसमें? दीवार में। जाकर के दीवार से टकरा गया। अब वो जब मिट्टी टकराएगी क्या वापस लौट के आएगी? चिपक जाएगी उससे। तो ये जो कोलिजन है, ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिया गीली मिट्टी वाला, ये कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि यहां पर लॉस सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी लॉस हो गई। जो काइनेटिक एनर्जी थी कोलिजन से पहले, वो कहां हो गई? खत्म। कहां चली गई? लॉस। किस फॉर्म में? किसी भी फॉर्म में गया हो, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, वॉट एवर जितनी एनर्जी होती होगी, गया होगा, तुम्हें उससे क्या लेना देना। लेकिन पूरी एनर्जी क्या हो गई? लॉस। तो हम ये कह सकते हैं इन इलास्टिक कोलिजन्स का वो केस जिसमें एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा होता है, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम लॉस होता है,
उसी को क्या बोला जाता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं मैक्सिमम लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। फटाफट नोट डाउन करें इसको। क्या कर लिया, क्या कर लिया? जैसे कर लेते तो बता दिया करो ना, नहीं करते तो बता देते। ठीक है, बस ये याद रखना इंफॉर्मेशन है, और याद भी नहीं रखोगे तो याद हो जाएगा, इतनी बार आएगा। अगर तुम याद भी नहीं करोगे तो भी याद हो जाएगा, मैं ही याद करवा दूंगा ठोक ठोक के, ठीक है। एक क्लास में 40 बार बोला जाएगा, कितनी बार? 40 बार। तो अपने आप ही याद हो जाएगा। अभी तो बस ये समझ लो कि शुरुआत हुई है, ठीक है। अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन भी है और साथ ही साथ इलास्टिक। जब कोलिजन होता है तो क्या होता है, उसको समझने के लिए मैं यहां पर कुछ केसेस ले रहा हूं। अगले 5 मिनट तक मैं छापूंगा, तुम भी छापोगे, ठीक है। मैं इस तरीके से केस बनाऊंगा, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। मैं तो हॉरिजॉन्टल लिखूंगा, तुम कैसे लिखते चले जाना, वर्टिकल, क्योंकि तुम तो हॉरिजॉन्टल लिख नहीं पाओगे। पीछे वाले सोच रहे हैं ये कॉन्सेप्ट बढ़िया बताया, क्या बताया, लिख लेता हूँ, यूपीएससी में पूछा जाएगा। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। कोई आप बातचीत नहीं करेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, एक आध पॉइंट मुझसे मिस हो सकता है।
फटाफट नोट करते जाना, जैसे मैं लिखना बंद करूं वैसे ही तुम भी कर दोगे, ठीक है। क्या लगता है, नोट कर लिया क्या? करो जल्दी करो। एक स्टूडेंट कह रहा है सर आवाज नहीं आ रही, अरे बोल ही नहीं रहे तो आवाज कहाँ से आएगी? अभी साइलेंस है भाई ऑनलाइन वालों, वो सोच रहे हैं पता नहीं आवाज चलेगी उनकी। ऐसा पहली बार हुआ है। अच्छा, ये सब याद है तुम्हें? सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा वो समझ नहीं आ रहा? 17-18 सालों में। यहाँ पे थोड़ी ना इंसाफी हो गई, केस बंद तो फैला फैला के लिखा, फिर मैं भूल गया था वहां पे एक वो स्ट्रिप लगी हुई है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा फिर मुझे याद आया, अरे यार जगह कम बची हुई है, तो केस ऐसे कंप्रेस होते चले गए। पीछे वाले कह रहे हैं लिख लो, इम्पोर्टेंट है ये भी। चलो ठीक है। अब भाई साहब सुन लेना ध्यान से, अगले 15 से 20 मिनट तक फुली एनर्जेटिक रहकर मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच करके जो तुमसे बोला जाए उसका जवाब देना है, और हर बात को ध्यान से सुनना है। मैं जब कोलिजन पढ़ाता हूं ना तो मेरा कोलिजन यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद तो सिर्फ औपचारिकता है। क्या है? औपचारिकता है। अगर आपने ये समझ लिया तो इसके बाद कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे कोलिजन का गलत हो ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है। बस ध्यान से आपको एक एक बात को सुनना होगा। यहां पर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं,
क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से कोलाइड करती है तो एक्चुअली में हो क्या रहा होता है, एनर्जी में किस तरीके के चेंजेस आ रहे होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ये मैंने यहाँ पे कुछ चार डायग्राम बनाए और इन चार डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखें, मैं कोलिजन को समझाने के लिए यहां पर एक स्प्रिंग ब्लॉक की एनालॉजी को ले रहा हूं, क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक हम पढ़ चुके हैं तो थोड़ा उससे क्या है हम लोग फेमिलियर हैं। यहां पर एक ब्लॉक है M1 जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो दूसरा ब्लॉक है वो है एक स्प्रिंग से कनेक्टेड। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। पीछे वाले ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो V1 है और आगे वाले ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो V2 है। V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा है, V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा होगी तभी इनके बीच में कुछ होगा। अगर V2 V1 से ज्यादा होता तो वो भी चला जाता और वो भी चला जाता। ये नीचे वाली जो सरफेस है ये क्या है, परफेक्टली स्मूथ है। अगर मैं इस समय, ये कहानी है t बराबर 0 पर, अगर जनाब मैं आपसे ये पूछूं कि इस समय सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्या आप लिख सकते हैं? ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जनाब तभी स्टोर होगी जब स्प्रिंग में या तो कंप्रेशन आए या फिर इलोंगेशन। क्या इस समय आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है? तो ना तो स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन है ना कोई कंप्रेशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, अभी 0। अगर मैं आपसे मोमेंटम पूछूं, किसका? इस ब्लॉक का नहीं, पूरे सिस्टम का। मेरा सिस्टम कौन कौन है इस समय? M1 भी है, M2 भी है और इन दोनों के बीच में लगी हुई है स्प्रिंग भी है। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम आप क्या लिखेंगे? M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर। ये कहानी बिल्कुल वैसी है इस समय मेरे सामने कि एक M1 और एक M2। M1 आगे की दिशा में V1 से बढ़ रहा है और M2 आगे की दिशा में V2 से बढ़ रहा है। M1 की वेलोसिटी V2 से क्या है, ज्यादा है, मतलब M1 दन दना के चला आ रहा है और कुछ देर बाद M2 को टक्कर मारेगा। क्या करेगा? टक्कर मारेगा। ये कैसे पता चला कि टक्कर होगी? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये कहानी थी। कुछ समय बाद क्या हुआ, ये वाला ब्लॉक जो था वो इससे टकराया। पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, आगे वाले की वेलोसिटी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। मतलब इस समय ये कह सकते हैं कि ये अभी स्प्रिंग कंप्रेस होगी। ये स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस होगी। आपको समझ में आ रहा है? जैसे ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, इसकी वेलोसिटी आगे है लेकिन इस पर फोर्स कहां लगेगा? पीछे। अगर फोर्स पीछे लगेगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। जैसे ये स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो हम ये कह सकते हैं ये स्प्रिंग इसकी रफ्तार को बढ़ाएगा या घटाएगा। क्या सहमत है भाई लोग? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि स्प्रिंग के दो एंड पॉइंट जो फोर्स लगाते हैं वो सेम दिशा में लगाते हैं, विपरीत दिशा में। अगर इस पे फोर्स इधर लगाया तो इस पे फोर्स इधर लगाएगा। क्या समझ आ रहा है? तो अगर इस पे फोर्स इधर है और वेलोसिटी भी इधर है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? क्या हम कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी समय के साथ अभी बढ़ेगी? मतलब मेरे सामने यहाँ पे ये सिचुएशन है कि M1 की वेलोसिटी कम हो रही होगी और M2 की वेलोसिटी बढ़ रही होगी। ठीक है, अब देखना, अगर मैं इस समय आपसे पूछूं कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या 0 होगी? नहीं होगी। क्या होगी? क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसकी कर लो, इसकी कर लो, दोनों का क्या कर दो? सम। ठीक है, मैंने वैल्यू नहीं लिखी क्योंकि वैल्यू लिखना बहुत आसान है। पोटेंशियल एनर्जी अभी इस सिस्टम की क्या है? क्या अभी स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है? अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है तो क्या स्प्रिंग के अंदर एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी या नहीं होगी? अरे हाँ या ना? क्या सहमत हो? तो जरा ध्यान से देखना, हम कह सकते हैं ये वो मोमेंट है जब काइनेटिक एनर्जी भी नॉन जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी भी नॉन जीरो है। क्या ये बात समझ आ रही है? मोमेंटम हम लिख ही सकते हैं। अगर इसी को कोलिजन से कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं ये वो मोमेंट है जिस मोमेंट पर M1 और M2 दोनों एक दूसरे के क्या आए होंगे? कांटेक्ट में आए होंगे। जब ये दूसरे, एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो इन दोनों बॉडीज में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आता है। क्या आता है? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन को देसी भाषा में बोलते हैं कि बॉडी की जो शेप है, क्या है? शेप, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज बताना भूल गया, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को कंसिडर करूं तो यहां पर क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? क्या यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो वर्क कर रहा है? सिर्फ एक ही फोर्स है इन दोनों के बीच में, दैट इज व्हाट? यार एक बात बताओ, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? हाँ,
कंजर्वेटिव है, तो स्प्रिंग फोर्स अगर वर्क करेगा, क्या सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगी? नहीं होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस समय जो भी मैकेनिकल एनर्जी थी, अगर मैं उसको मैकेनिकल एनर्जी 1 बोल दूं, और इस समय जो भी मैकेनिकल एनर्जी है उसको मैं अगर 2 बोल दूं, तो 1 और 2 की वैल्यू सेम होगी, अलग अलग होगी? सेम होगी, अलग अलग होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम। क्योंकि सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात से सहमत हैं सभी लोग? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब ये ब्लॉक इसको कंप्रेस करना शुरू करेगा, जब ये ब्लॉक इसको कंप्रेस करना शुरू करेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी। अभी भी मान लो कि V1 डबल डैश वाली वैल्यू V2 डबल डैश से अभी भी ज्यादा है, अभी भी क्या है? ज्यादा। तो क्या होगा अभी? क्या और कंप्रेस करेगा? जब और कंप्रेस करेगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड और तेजी से कम होगी। अरे होगी या नहीं होगी? अब आते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 एक बहुत ही स्पेशल केस है। ये वो मोमेंट है जिस मोमेंट पर इस स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आया है, क्या है जनाब? कंप्रेशन आया है। वो कंप्रेशन कैसा हो? कैसा हो बेटे? अगर वो कंप्रेशन मैक्सिमम है, तो आप ये जानते हैं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ ऑफ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विद अ कॉमन वेलोसिटी, एंड दिस कॉमन वेलोसिटी सेम एज वेलोसिटी ऑफ। क्या ये बोला जा सकता है? अगर एक बात बताओ, अगर इस समय कंप्रेशन मैक्सिमम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वो भी मैक्सिमम होगी? अरे बोल सकता हूं। अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर मैक्सिमम है, और अभी तुमने थोड़ी देर पहले बताया कि मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, और ये बराबर होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा क्या काइनेटिक मिनिमम होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम उस मोमेंट पर होगी जब पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब बोथ ऑफ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब इस समय काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो मैं कह सकता हूं बोथ ऑफ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर विद अ कॉमन वेलोसिटी, एंड दैट कॉमन वेलोसिटी इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ। तो उस समय ये होगा। एक बात बताओ कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, क्या मैक्सिमम है? अरे हाँ या ना? तो मैं ये कह सकता हूं इस समय इस गिवन सिस्टम की जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं बोल सकते, उसको हम बोलेंगे जो डिफॉर्मेशन की वजह से एनर्जी आई है उसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? डिफॉर्मेशन। क्या मैं कह सकता हूं इस समय इस बॉडी में सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा? मतलब ये वो मोमेंट होगा जिस मोमेंट पर ये बॉडी का शेप सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ होगा। नहीं आया समझ में? लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखो ना, अभी भी इस मोमेंट पर ये स्प्रिंग इस पे फोर्स कहां लगा रही है और इस पे कहां लगा रही है? मतलब इस मोमेंट के बाद भी इसकी स्पीड क्या अभी भी बढ़ेगी और इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या हुआ भाई लाल टोपी। ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ना जैसे ही शुरू होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये फिर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? डिटैच हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद ये आगे चला जाएगा और फाइनली मेरे सामने ये सिचुएशन होगी कि जो V2 डैश है वो V1 डैश से ज्यादा होगा। ये हमेशा के लिए इसका साथ छोड़ करके चला गया होगा। ठीक है, जिसने उसकी स्पीड को बढ़ाया, जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया, वो उसी का साथ छोड़ के चला गया। क्या फील ले पा रहे हैं भाई? ठीक है भाई। तो इस मोमेंट पर हम ये कह सकते हैं दोबारा से ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जीरो हो गई। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से क्या हो गई? अलग अलग हो गई। ये मैंने जो अभी चर्चा करी है, ये चर्चा करी है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की। किसकी करी है? मैंने आपको स्प्रिंग ब्लॉक से समझाने की कोशिश करी। मैं आपको स्प्रिंग ब्लॉक से समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से इंटरेक्ट करता है और बीच में स्प्रिंग लगी हो, उस दौरान जो हुआ है सब कुछ वैसा ही जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से कोलाइड करती है, वहां भी ऐसा ही कुछ होता है, वहां भी ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन फर्क है सिर्फ टाइम ऑफ इंटरेक्शन का। यहां से यहां तक पहुंचने में काफी वक्त लगा होगा। एक ब्लॉक आया होगा, कंप्रेस किया होगा, फिर खुला होगा, फिर आगे गया होगा। मतलब इस ऊपर वाले प्रोसेस का टाइम ऑफ इंटरेक्शन सफिशिएंट है। टाइम ऑफ इंटरेक्शन क्या है? सफिशिएंट। इस वाले में इतना सब कुछ हुआ लेकिन टाइम ऑफ इंटरेक्शन क्या बहुत ज्यादा है? बहुत कम है।
ये M1 M2 के कांटेक्ट में आया, इसने फोर्स लगाया, लेकिन वो इवेंट, जो इवेंट यहां से यहां तक हुआ, ये विद इन अ माइक्रो सेकेंड हो जाता है। ऐसा ही तो होता है, जब एक बॉडी आती है दूसरे बॉडी से कोलाइड करती है तो ऐसा होता है, टकराए। और भाई क्या मूड है तेरा आज, चल रहा है क्या सैटरडे नाइट है? क्या ऐसा कुछ होता है क्या? बॉडी आती है टकराती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कोलिजन में इंटरेक्शन का टाइम क्या है, बहुत स्मॉल है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या इतनी बात समझ आई तुम्हें? ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं, इस एनालॉजी से हमने ये कंपेयर कर लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इसमें इलास्टिक कोलिजन, कौन सा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कंजर्व। चाहे मैं केस 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, 4 लूं, कोई भी केस, किसी भी मोमेंट पर अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये कंजर्व है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक, पहली बात। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि इन इलास्टिक कोलिजन, बी केयरफुल, इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है भाई, क्योंकि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से इंटरेक्ट करेगी, ये वाले केसेस होंगे जब दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, उस समय मैकेनिकल एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, उस समय काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन आया नहीं आया? लेकिन हाँ, एक बात बोल सकते हो मेरे भाई, फाइनली जब एक दूसरे से दूर हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जीरो। तो बाद में मैकेनिकल एनर्जी क्या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बची है? तो ये नहीं बोल सकते कि ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, क्या नहीं। लेकिन एक स्टेटमेंट बोल सकते हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। नहीं आया समझ? तो मैं कुछ स्टेटमेंट पूछ रहा हूं आपसे, आप बताना सही है गलत है। ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, सही है क्या? ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है सेम एट ईच एंड एवरी मोमेंट। क्या हर मोमेंट पे सेम है क्या? जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से इंटरेक्ट करेगा, जब डिफॉर्मेशन आएगा, उस इंटरवल के दौरान कुछ काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ। हाँ, वो बात अच्छी है कि दोबारा से अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो जो भी डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुई है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, क्या वो वापस इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक मिल जाता है? अरे मिलता है या नहीं मिलता? ठीक है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन and final kinetic energy after the collision is same in elastic collision है? पक्का? अगला स्टेटमेंट, मोमेंटम इज कंजर्व ड्यूरिंग द कोलिजन, ट्रू या फॉल्स? ये है ट्रू, क्योंकि मोमेंटम की बात करते हैं तो हम देखते हैं सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स। किसको देखते हैं? जब ये बॉडी इससे टकरा रही है और मैं इस पूरे को अपना सिस्टम कंसीडर कर लूं, ये बॉडी आपस में भले कुछ भी कर रहे हो, आपस में भले कोई भी इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव फोर्स लगा रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, इस पूरे सिस्टम के ऊपर बाहर से, कहां से? बाहर से, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो क्या मैं कह सकता हूं कि ड्यूरिंग द कोलिजन की बात कर लो, बिफोर द कोलिजन की बात कर लो, या आफ्टर द कोलिजन की बात कर लो, हमेशा मोमेंटम क्या रहेगा? अरे नहीं आया यार, क्या बात कर रहे हो? क्या सहमत हो? पक्का? मतलब हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व। अभी भी नहीं आया? क्या ये बात क्लियर है? इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन एक बहुत ही स्पेशल केस होता है। देखो, दो प्रोसेस होती है। पहले ये बॉडी डिफॉर्म होती है। क्या होती है? डिफॉर्म। यहां तक इनमें डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हुआ, और इसके बाद ये बॉडी दोबारा से क्या होती है? रिफॉर्म होती है। क्या होती है? रिफॉर्म होती है। अगर आप एक बॉल लें, प्लास्टिक की मतलब रबड़ की ले लो, अगर फील करना चाहते हो, किसकी बॉल लो? रबड़ की, और उस रबड़ की बॉल को दीवार में फेंक करके मारो, और अगर आप इस वाले मोमेंट वीडियो बना लो स्लो मोड में, किस पे बना लो? स्लो मोड में, ठीक है, स्लो मोशन। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे, जब ये बॉल इससे टकराएगी टिक, तो पहले वो डिफॉर्म होगी। क्या होगी? डिफॉर्म। फिर वो दोबारा से क्या होगी? रिफॉर्म होगी। क्या ये बात समझ आ रही है?
पहले डिफॉर्मेशन होता है, फिर दोबारा से रिफॉर्मेशन होता है। अगर वो कोलिजन इलास्टिक हुआ, अगर वो कोलिजन इलास्टिक हुआ, तो इलास्टिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी स्टोर हुई थी, जो एनर्जी स्टोर हुई थी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, वो रिफॉर्मेशन के दौरान पूरी की पूरी दोबारा से किसमें मिल जाती है, काइनेटिक में मिल जाती है। ऐसा इलास्टिक में होता है। इसके अलावा अगर कोलिजन इनइलास्टिक होता, क्या होता, इनइलास्टिक, तो ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन जो एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, वो ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन वापस नहीं मिल पाती, क्योंकि उसमें से कुछ एनर्जी किस में चली जाती है, लॉस में चली जाती है। किस में चली जाती है, लॉस में। अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई साहब, मैंने कहा बोलो, क्या आप ये बता सकते हो मुझे कि यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, उसका वेरिएशन कैसा देखने को मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल बता सकते, देखिएगा ध्यान से, बहुत सारी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई, ठीक है, किताबों में नहीं मिलेंगी ये सारी चीजें, बहुत रिसर्च हो चुकी है इस पे। मैं ये कह सकता हूं, मान लो ये रही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जब तक दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। सिर्फ ध्यान से सुने, ठीक है। जैसे ही दोनों बॉडी इंटरेक्ट करती हैं, क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, तो जैसे इंटरेक्ट करती हैं तो डिफॉर्मेशन बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है। क्या होने लगती है, काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है। फिर इसके बाद दोबारा से रिफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, रिफॉर्मेशन होता है। और अगर वो कोलिजन इलास्टिक हुआ, कोलिजन क्या हुआ, इलास्टिक हुआ, तो ये वाला जो प्रोसेस आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ देखो ध्यान से, ये वाला मोमेंट अगर आप देख पा रहे हैं, ये है डिफॉर्मेशन। क्या है ये, डिफॉर्म। और ये वाला प्रोसेस अगर आप देख पा रहे हैं, नहीं आया, नहीं आया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिफॉर्मेशन के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई, रिफॉर्मेशन के दौरान वो दोबारा से अगर वापस उतनी ही मिल गई, तो ये कोलिजन इलास्टिक है। तो ये कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। क्या सहमत हो। मतलब मैं यहां पर एक बात बोल सकता हूं कि यहां पर ये वो मोमेंट है जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मिनिमम है, मिनिमम है। और गारंटी है इस बात की कि ये जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये बराबर किसकी होगी, हाफ m1 प्लस m2, जो भी मास इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनटू। क्या ये क्लियर है भाई। ये वो मोमेंट होगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। देखो ध्यान से, क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं के नॉट बोलूं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल के बराबर है भाई। अरे नहीं आया भाई। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि हमेशा कांस्टेंट है। अगर कोई आपसे ये बोलता क्या कि भाई साहब उसका ग्राफ बना दो, मैकेनिकल एनर्जी का, किसका, मैकेनिकल एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी का कैसा बनता, क्या बिल्कुल कांस्टेंट लाइन जोड़ दूं मैं, क्योंकि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो मैकेनिकल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। क्या ये जितनी भी बातें बताई गई ये सारी समझ में आ गई। एक और बात, अगर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो वापस से अगर दोबारा मिल गई, तो इसका मतलब ये है कि इन इलास्टिक कोलिजन, कौन से कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लगाती है वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर, याद करो कंजर्वेटिव वर्ड ही यहां से आया था। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क कभी भी लॉस नहीं होता। क्या ये सारे पॉइंट समझ आ गए हैं। अब हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। एक एक पॉइंट नोट डाउन करें फटाफट, ग्राफ बना लो फटाफट। तो कैसे कमेंट कर रहे हैं सर, ब्रीथिंग का साउंड आ रहा है, सांस लेना बंद कर दें। एक लिख रहे हैं सर आपके लिए ठेकुआ आ रहे हैं। अब ये समझ लो कि इसके बाद तो अब कुछ है ही नहीं, मैथमेटिक्स है बस, क्वालिटेटिव समझने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपसे आज के बाद ये स्टेटमेंट बोल दे, इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व, पक्का। चलिए पॉइंट लिखना शुरू करिए, बहुत देर होगी तुम।
देखो लिखो, ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन, ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन the total mechanical energy of a system, the total mechanical energy of a system remains conserved. The total mechanical energy of a system remains conserved. Next point. The initial kinetic energy is equal to the final kinetic energy. The initial kinetic energy is equal to the final kinetic energy of a system, but it is not equal to the, but it is not equal throughout the process. But it is not equal throughout the process. Next point. At the instant when velocity of both, at the instant when velocity of both of the bodies, velocities of both of the bodies are same, velocity of both of the bodies are same, ब्रैकेट में लिख लेना VCM. At this moment, potential energy of deformation, potential energy of deformation is maximum and kinetic energy is minimum. Next point. During the collision, the total momentum of the system, remains conserved, and it is independent of the type of collision. It is independent of the type of collision. फेंक दूं इसका मोबाइल तोड़ के? ले बेटा. एक और पॉइंट लिखना. अरे ओ, बहुत गर्मी लग रही है तेरे को. करोगे यहाँ पे, पैसा मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट. During the elastic collision, impulsive internal forces are of conservative in nature, कर लिया नोट? कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? मैंने एक बात बोली आपको यहाँ पर कि मोमेंटम इज कंजर्व, और वो इस बात से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा कि कोलिजन किस टाइप का है. क्या ये बात मैंने बोली ध्यान से सुना आपने?
एक्चुअली में चाहे ये इलास्टिक कोलिजन होता चाहे इन इलास्टिक कोलिजन होता, अगर मैं M1 और M2 को अपना सिस्टम मानता हूं तो M1 प्लस M2 इस पूरे सिस्टम पे बाहर से तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, चाहे एनर्जी कंजर्व हो या ना हो। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, मोमेंटम तो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्या ये बात समझ आ गई है? अभी मैंने कोलिजन में जो कुछ भी पढ़ा है मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, एक बार अपने आप फटाफट रिकॉल करें, रिव्यू करें, और अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो मुझसे फटाफट डाउट पूछें और इसके बाद इसको बाइंड अप करते हैं। फिर अभी 2 मिनट तक नहीं बोलना ना। बातचीत नहीं, आपस में मन मन में पढ़ना है। मन में पढ़ने में आवाज तो आएगी नहीं, ये आएगी? आएगी? ऐसे नहीं आएगी बेटा, सिलेक्शन होगा तभी आएगी। क्लास के बाद मुझसे मिलके जाओगे तो बात बतानी है तुम्हें। नहीं, मैंने ये जो ग्राफ बनाया है इसका नेचर एज इट इज ऐसा होगा, ये ना तो मुझे पता है ना तुम्हें पता है ना किसी और को पता है। मैंने तो एक रफ डायग्राम बनाया जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। ये ऐसा भी नहीं है कोई पैराबोलिक होगा, ये कोई और नेचर हो सकता है, लेकिन जो भी नेचर है वो देखने में लगभग एक जैसा ऐसा ही लगेगा, क्योंकि ये तय है कि पहले कम हुई होगी और फिर बड़ी होगी, दैट्स ऑल। ठीक है, क्योंकि जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उस दौरान क्या हुआ ये तो भगवान ही बता पाएंगे, क्योंकि वो इंटरवल इतना छोटा है, वो इंटरवल इतना छोटा है कि जब तक पलक झपकेगी तब तक तो वो कब कोलिजन हुआ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो जस्ट फॉर, ये जितनी भी चीजें बताई है ना ये चीजों को आसान बनाने के लिए और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए बताई गई है। ठीक है, चलिए डाउट पूछना शुरू करें। हाँ, क्या? किसका कंजर्वेशन? हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि इलास्टिक कोलिजन के दौरान जो भी एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगी, दोनों आपस में फोर्स लगाएंगी ना, ये गारंटी है कि इन फोर्सेस का जो नेचर है वो कंजर्वेटिव नेचर ही होगा। लोगों ने कहा क्यों? मैंने कहा कि अगर नॉन कंजर्वेटिव होता, क्या होता? नॉन कंजर्वेटिव, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्लोज्ड पाथ में जीरो होता है, नॉन जीरो होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्रोसेस एक रिसाइकिल हुई है, पहले जैसी स्टेट में थे क्या दोबारा वैसी स्टेट में आ गए? तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं पहले बॉडी में डिफॉर्मेशन जीरो था, फिर डिफॉर्मेशन बढ़ा और फिर घटा। तो इस पूरे साइकिल में अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते, कैसे होते? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो क्लोज लूप में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क है वो जीरो होता है, नॉन जीरो होता है? नॉन जीरो होता है। और अगर वो नॉन जीरो होता, क्या होता? नॉन जीरो, तो इसका मतलब है वहां पे एनर्जी का क्या हुआ होता? लॉस हुआ होता। लेकिन हम कह रहे हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके है? फाइनल। तो इसका मतलब है ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, जो आपस में मुलाकात हुई इन लोगों की, आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्शन के दौरान जो भी इन्होंने फोर्सेस लगाए, उन फोर्सेस का वर्क क्लोज लूप में क्या रहा होगा? जीरो रहा। मतलब डिफॉर्मेशन के दौरान जितना पॉजिटिव वर्क हुआ होगा, रिफॉर्मेशन के दौरान उतना ही नेगेटिव वर्क हुआ होगा। और पूछिए। लाइन ऑफ मोशन का मतलब जिसके अलोंग वेलोसिटी है।
दो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर अलग अलग लाइन के अलोंग है तो उन दोनों पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब है कॉमन नॉर्मल, ठीक है। हाँ कुछ भी ऐसा ही सब कुछ हो रहा होगा। ये तो सिंपल से एनालॉग, अगर दो बॉडीज अगर ये ऐसे जा रही हैं, अगर ऐसे आ रही होती तो क्या हो रहा होता, तो भी तो यही सब होगा। बहुत सारे केस बन सकते हैं, एक रुकी हुई है एक चल रही है। ये सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही है। मान लो दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्या होगा, जैसे इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, डिफॉर्म करेंगे, फिर दोबारा से क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, उससे होगा। नहीं जरूरी नहीं है, सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है, ऑब्लिक में। बताओ पूछो। अगर इलास्टिक कोलिजन है, कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, तो होगा ही होगा। हाँ अभी हम इलास्टिक की बात कर रहे हैं, इन इलास्टिक पे तो पहुंचे ही नहीं। अभी किसकी बात चल रही है, जितनी भी चर्च, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, सिर्फ इसी की चर्चा कर रहा हूं, इसके आगे कुछ और मत पूछना अभी, ठीक है। हाँ बेटा, क्योंकि अभी मैंने जो केस लिया है उसमें तो इधर ही होगी, इसमें तो इधर ही होगी, क्योंकि दिमाग लगाओ, ईश्वर ने दिया है, ठीक है, कि ये पहले इधर ही जा रहा था, कहां जा रहा था, आगे, कौन, M2, उस पर फोर्स भी कहां लगा, आगे, तो आगे जाएगा, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि M1 जो है, इट मे बी पॉसिबल कि टकराने के बाद कहां चला जाए, पीछे चला जाए, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें लिया गया, क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। वेलोसिटी किधर होगी, क्या होगी, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, आगे भी हो सकती है पीछे भी हो सकती है। यस, एनीवन एल्स। हाँ हाँ क्या, नहीं वो वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था, वो तो मैंने फिक्स सरफेस से लिया था, किससे लिया था, देखो अभी हम जो कोलिजंस पढ़ रहे हैं, ये कोलिजंस बिटवीन द टू फाइनाइट बॉडीज पढ़ रहे हैं, M1 और M2 मूव कर रहे हैं। अभी हम इस तरीके के कोलिजंस नहीं पढ़ रहे हैं कि कोई दीवार है उससे जाके बॉल टकराई, क्योंकि अगर कोई दीवार है उससे कोई बॉल टकराई तो वैसे मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी दीवार से बॉल टकराएगी दीवार चलने लग जाएगी, जमीन रुकने लगी और मैं चलने लगा, क्यों भाई, है कैसा होगा, नहीं होगा। मैं अभी यहाँ पे जो कोलिजन बता रहा हूँ, ये कौन से कोलिजन है, दो फाइनाइट बॉडीज जो मूव कर रही है, आगे जाकर के ऐसे भी देखेंगे कि एक बॉडी फिक्स है, मतलब फिक्स सरफेस है, उससे टकरा है, उसमें आप मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो वॉल है, हवा में है क्या वो, ये जो वॉल है, ये यहाँ पे कांटेक्ट लगे हुए ना, पिलर विलर लगे हुए ना, मसाला भरा हुआ है ना इनमें, अरे नहीं आ रहा समझ, मतलब वो वाला मसाला नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, उन केसेस में जब किसी ऐसी बॉडी से जो सरफेस फिक्स है, क्या है, फिक्स, भैया फिक्स रखने के लिए मेहनत करनी पड़ी है ना भाई, तो उस केस में तो हम वैसे भी मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी बात चल रही है दो फाइनाइट बॉडीज में मूव कर रहे थे इस दौरान, ठीक है। और कुछ, हाँ किसके फ्रेम में, ज्यादा पढ़ ली फिजिक्स लग रहा है। कहाँ पे रहते हो, कहाँ रहते हो, ग्राउंड पे रहते हो, तो ग्राउंड से देख रहे हैं सब कुछ, इसके फ्रेम का क्या मतलब है, कहाँ से देख रहे हैं, ग्राउंड से, ठीक है। किसके फ्रेम से, और कुछ, किसके, ये तो स्प्रिंग वाली है, स्प्रिंग वाली तो मुझे पता है फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, इसके लिए हाफ के एक्स थोड़ी होगा, कितना, हाफ के बराबर। हाँ मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू निकालोगे तो वही आएगी अगर सेम डेटा रहा तो, ठीक है। चलिए ठीक है, बाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं, होमवर्क फटाफट लिखिए, ठीक है।
मुझे जल्दी से शीट दे दीजिएगा और एससीवी दे दीजिएगा, जल्दी लिखिए, फिर क्लास को ऑफ करना है, ठीक है। और बताया भी तो था अर्जेंट कॉल, मोबाइल निकालना चार्जिंग में से प्लीज यार। मुझे एक बार देख लेने दीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में देने लायक हैं। जाते जाते प्रसाद लेके जाओगे हैं? भोग लगाना पड़ेगा है? आदत पड़ गई है कि बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। सर एक बार मिल जाता तो मजा आ जाता सर। देखिए क्वेश्चंस लिखिए। O2 में अरे अरे मना कर रहा हूं ना। O2 में होमवर्क ध्यान से लिखो, 7 से 13,29 से 31 पूरा O2 में है। किसमें है? O2 में। नया टाइम टेबल तो देख ही लिया होगा। S2 में अब तो 2-3 होगी ना क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 एससीवी थे। एससीवी सॉल्व कर रहे हैं ना भाई? एससीवी में कल संडे है, अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज करना। क्या क्या कल चिल्ड्रंस डे? इस बुढ़ापे में तुम चिल्ड्रन डे बनाओगे? शर्म तो शर्म नहीं आ रही है, हाँ? नालायक को चिल्ड्रन डे बनाएंगे। शांत यार, यार तुम लोग क्या कर रहे हो? सॉल्व एग्जाम्पल 1 से 6। सॉल्व एग्जाम्पल 1 से 6। रुक जाओ यार, थोड़ी देर रुक जाओ यार। कितनी अभी ऑफ हो जाएगी यार वो क्लास, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। 9 से 16 ये सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। एक्सरसाइज में, किसमें? एक्सरसाइज में आई थिंक 15 तक हम कर चुके हैं। 16 से 28 क्या लगता है हो पाएगा? देखो अब ये तो होमवर्क हो गया जो कि आपको करना है। आपको पता है ना नेक्स्ट संडे को आपका एग्जाम भी है, और इस बार मैंने सुना है कि इस बार एग्जाम में फोड़ने वाले हो तुम लोग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक काम और करना कि इसके बाद अपना वर्क पावर एनर्जी को रिवाइज कर लेना। क्या कर लेना? रिवाइज कर लेना। और सेंटर ऑफ मास में अगर कोई बैकलॉग है तो उसे कवर कर लेना। क्या कवर हो पाएगा भाई? चलिए फिर चलते हैं। आज कोई भी होमवर्क नहीं है रेस में।